अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज मुआशी एतबार से खासा अहम रोज़ रहा क्योंकि वफाकी वज़रा भी आज सामने आए और कई एतबार से आई वुड रादर कॉल इट अ कन्फेशन के जो एक पॉवर्टी के हवाले से जो कुछ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले फिगर सामने आ रहे हैं और कुछ एप्रीहेंशन रखने वाले फिगर सामने आ रहे हैं, उनकी एक तरह से हमें दूसराहट हुकूमती वज़रा की अपने ज़बानी उनके प्रेस टॉक्स में आज मिली। बिलखुसूस वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने जो आज गुफ्तगू फरमाई। फिर गोइंग फॉरवर्ड इस पे अपोजिशन भी जो रहनुमा हैं, ख्वाह वो TTAP से हों या PTI से हों, लार्जर एंटिटी, तमाम हर किसी ने ही इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, ख़दशात का इजहार किया। और इवन सो मच सो कि इवन जो नाराज़ मैं कहूँगी उनको कुछ लीगी रहनुमा भी इसके ऊपर कहते हैं कि 2026 एक डिसाइसिव सा साल नज़र आता है, बिलखुसूस मुआशी एतबार से। अच्छा, अब इसमें जो पिक्चर है वो एटलीस्ट जो पॉवर्टी के जो नंबर्स हैं या स्टैट्स हैं उनके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभाम है, क्योंकि उस पर एक तरह से गवर्नमेंट भी उस चीज़ को कंसीड भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इसका जो डिवीज़न है वो किस तरह से है, सूबों की हद तक क्या पॉवर्टी में इजाफा हुआ है सालाना बुनियादों पर। ये भी एक बहुत खुलकर आज गुफ्तगू फरमाई एहसन इकबाल साहब ने। लेकिन जो दूसरी बात है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो ये है कि हुकूमती वज़रा ये क्लेम करते हैं कि हमने सिमत दुरुस्त कर दी है और अब इसमें इस देर पा नताइज हासिल करने में जो वक्त होगा वो दरकार होगा। बहरहाल जो अपोजिशन इसमें राय है वो ये क्लेम करते हैं कि सिमत दुरुस्त करना तो दूर, जो सिमत पहले थोड़ी बहुत ठीक हो रही थी वो भी रिवर्स कर दी गई है। सो द क्लेम्स आर ऑफ कोर्स वंस अगेन पोल्स अपार्ट। दोनों पे आज फैक्चुअल और थोड़ा हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा गेस्ट पैनल है हमने इस पे एक डेलिब्रेट करके उन गेस्ट पैनल को इस तरह से वो रखा है तमाम हजरात को जो कि मुआशी एतबार से खासे लर्नड हैं और इन स्टैट्स के ऊपर थोड़ा एक एक्चुअल एनालिसिस भी पेश कर पाएंगे जो कि ए पॉलिटिकल शुटाई से नेचर में होगा। लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल एतबार से भी कई मामलात इस वक्त ज़ेर बहस हैं और शदीद इस सवालिया निशानात का बायस बन रहे हैं। से फॉर एग्जांपल ये तो मईशत का एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा जो एक आपस में भी हुकूमती इत्तेहादी जमातें गुत्थम गुत्था ही नज़र आती हैं वो है सिंध का मामला। उस पर भी आज हमारी कोशिश है कि कुछ पर्सपेक्टिव्स प्रोग्राम में शामिल करें। एक तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कल जितने गुस्से में गम और गुस्से में नज़र आए वो अनप्रेसिडेंटेड था। शायद ही किसी ने मुराद अली शाह साहब जो कि एक बड़ी वैसे एक सॉफ्ट पर्सनालिटी के मालिक हैं, उनको शायद ही किसी ने इतने गुस्से में देखा होगा जितना कि वो कल गुस्से में और बरहमी में नज़र आए। अब उसके बाद इजाफा इस वजह से हुआ क्योंकि आज MQM के भी वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए उसी मुद्दे पे, प्रोविंस क्रिएशन पे। आज इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि प्रोविंस क्रिएशन को या द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन अदर प्रोविंस और मोर प्रोविंसेस, इसको हम लोग एक तो मुआशी एक लेंस से इसको गेज करें इस पूरे ऑब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को, और इस पे सियासी एतबार से भी बात करना ज़रूरी होगा क्योंकि अब बाकायदा ये भी एक तकाजा करना पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया है कि PMLN के लोग और वफाकी वज़रा, वफाकी हुकूमत एज अ लार्ज भी हमें ये क्लैरिटी दे कि ये क्या आपकी पॉलिसी है या फिर ये सिर्फ MQM के जो वफाकी वज़रा हैं वो एक अपने अलग टेंजेंट पर गामजन है। चंद चीज़ों को स्टैट्स की शक्ल में देखते चलिएगा नाजरीन। एज फार एज द इकोनॉमी इस कुछ चीज़ों को हमने और अदाद शुमार को, बयानात को हमने मजमूई तौर पर इकट्ठा कर लिया है। लेट्स क्विकली गो थ्रू देम। मुल्की मुआशी हालात और वाक़यात। गुर्बत में इजाफे के अदाद शुमार जारी। साल 2018-19 में गुर्बत 21.9% थी जो कि 2024-25 में बढ़कर 28.9% हो गई। और वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद साहब ने ये स्टैट बताया। शहरी इलाकों में अब ये थोड़ा सा इसकी डिवीज़न है। गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4% हो गई। पंजाब में गुर्बत 16.5% से बढ़कर 23.3% हुई। सिंध में 24.5% से बढ़कर 32.6%। खैबर पख्तूनख्वा में 28.7% से बढ़कर 35.3%। बलोचिस्तान में 41.8% से बढ़कर 47% हो गई। ये वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल साहब ने के अपनी ज़बानी ये स्टैट्स हैं। पाकिस्तान के ज़िम्मे बैरूनी कर्ज़ों और वाजिबात का हजम $138 अरब से तजावुज़ कर गया। गुज़िश्ता 3 बरसों में कर्ज़ों पर सूद की अदायगी 84% तक बढ़ गई है, जिसके बाद जो हजम है वो $1.91 अरब से बढ़कर $3.59 बिलियन तक पहुँच चुका है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार भी देखते चले नाजरीन। इसके मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2025-26 के पहले 7 माह के दौरान कमर्शियल बैंकों से जो लेंडिंग की है
1912 अरब रुपए कर्ज हासिल किया, जो एक साल कबल 408 अरब रुपए था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही फिर मजीद बताया कि माली साल 2025-26 के 7 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की तरसीलात 1.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 7 माह के दौरान गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफा वापसी करने की जो परसेंटेज है वो है 27.92%, जो कि रिकॉर्ड इजाफा है। जबकि माली साल के पहले 7 माह के दौरान बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी सालाना बुनियादों पर 41% कम होकर 98 करोड़ 10 लाख डॉलर रह गई है, जबकि सरमायाकारी में कमी के साथ साथ मुनाफे की बैरूनी मुल्क मुंतकली में भी 26% का इजाफा हुआ है। आदाद शुमार के मुताबिक एशिया में पाकिस्तान बदस्तूर सबसे कम सरमायाकारी वाला मुल्क है। ये इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी 35% है, वियतनाम में 33%, बांग्लादेश में तकरीबन 30% है, जबकि पाकिस्तान में ये 13.1% है। और वंस अगेन आइड से ये GDP के साथ इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है। फिर इस पे अब जो कारकर्दगी है, इस मुआशी कारकर्दगी के हवाले से जो अपोजिशन अरकान हैं उन्होंने भी एक खासी बरहमी का इस पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। दूसरी तरफ मुआशी बदहाली और गैर तरक्याती अखराजात करने पर अपोजिशन रहनुमाओं मुस्तफ़ा नवाज खोकर और तैमूर सलीम झगड़ा ने भी अभी तो कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की और उस पर हुकूमत को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया। साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर भी हुकूमत की तरफ से कमर्शियल बैंकों से तारीखी कर्ज लेने पर शदीद तशवीर का इजहार करते हुए नजर आए हैं अपनी एक लेटेस्ट ट्वीट में। और ये जो तशवीशनाक मुआशी कारकर्दगी है उस पर नाराज़ लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी साहब, मैं इसलिए नाराज़ कह रही हूँ क्योंकि अब तो वो बाय एंड लार्ज क्रिटिसिज्म ही करते हुए नजर आते हैं हुकूमत पर। उन्होंने भी मौजूदा साल को हुक्मरानों के लिए ख़तरनाक साल करार दे दिया है और डिसाइसिव साल करार दे दिया है। इज देयर एनी सब्सटेंस टू ऑल ऑफ दिस? जो एक डिसग्रंटल्ड जितने जो नामवर पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से जितनी ये बातें आ रही हैं, फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलते हैं। तैमूर झगड़ा साहब इसी प्रेस टॉक के बाद अब हमारे साथ बराह रास्त स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं पूरी इस बहस में। आदाद शुमार और ऑफ कोर्स इसके जो पॉलिटिकल इसकी जो तमाम एक एंगलिंग है और उस पर पर्सपेक्टिव्स हैं अपोजिशन के, वो हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तैमूर झगड़ा साहब इज़ ऑल्सो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ KP एंड रिप्रेजेंटिंग द PTI टुडे विद अस एंड TTAP। मिफ्ता इस्माइल साहब नाजरीन साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना तमाम मामले पर अपनी एक बहुत लर्नड ओपिनियन के साथ हमसे जुड़ते हैं और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल इस पूरे मामले पे ज़ाहिर है एक बहुत एक लर्नड और बड़ा एक सेलिब्रेटेड ओपिनियन है हमेशा से। आपको भी बहुत वेलकम मिफ्ता साहब। राना एहसान अफजल साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स, और ख़ास तौर पे ये जो मुआशी उमूर हैं उन पे बहुत वंस अगेन एक बहुत लर्नड राय भी हैं और बहुत करीबी निगाह से एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स भी इनको देखते हैं। तो राना साहब बहुत आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। तैमूर साहब टू बिगिन विद यू, ये बताएं कि ये जो शुरुआत है इस चीज़ की, ये सिमत गलत है जिसके ऊपर आज आप और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी प्रेस टॉक करते हुए नजर आए। बताया ये जाता है कि जो PTI गवर्नमेंट ने उस वक्त किया और ख़ास तौर पर IMF के साथ जो वायलेशंस की मुआहिदों की, वो दरअसल शुरुआत थी या ब्रेकिंग पॉइंट था जिस वजह से उस वक्त की हुकूमत को घर भेजना लाजिम व मलजूम हो गया था। तो अब नाउ दैट वी आर हेयर, ये अब बताएं हुकूमत के चलें आपने दीगर मामलात पे तो आपने तनकीद की, लेकिन वो कह रहे हैं कि कई सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। इवन IMF ने भी कई चीज़ों को एक्नॉलेज करते हुए कहा है कि सिमत ठीक है और एटलीस्ट जो प्रोग्राम है IMF का वो बड़े अच्छे खुश असलूबी से जारी है। 4 साल हो गए इस हुकूमत को। अगर आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को अलहदा करें, कोई हुकूमत पाकिस्तान में 4 साल रही नहीं है। यानी पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में ये इतना बड़ा टाइम है। अगर 4 साल बाद इन्होंने सिर्फ बुनियाद बिछा दी है और ये कह रहे हैं कि PTI के 3 सालों में इतना कुछ पाकिस्तान ख़राब हो गया था, तो उसी लॉजिक को ले जाते हैं मोना। ये जो पाकिस्तान अभी इस साल जो है वो 79 साल 79 ईयर्स हो जाएंगे पाकिस्तान के, तो उनमें उन PTI के 3 सालों के अलावा तो 76 साल यही PDM, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मिलिट्री, यानी ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसके तीनों कंस्टिट्यूएंट्स इन्हीं की हुकूमत रही है। तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि इस सारे डिजास्टर की बुनियाद जो है वो इमरान खान हो, जब इमरान खान के आखिरी 2 साल में कोविड के बावजूद वो ग्रोथ 5.8 और 6% थी। हमारे वक्त में बहुत सी चीजें जो है वो इंप्रूव करने की होंगी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूं 4 साल, और उस 4 साल में हमने क्या क्या नहीं खोया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जुडिशरी, इलेक्शंस, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जाते जाएं। और अगर उसके बदले हमें यह मिला
کہ یہ جو غربت کی لکیر اور یہ جو احسن اقبال کہہ رہے ہیں یہ $1 والی غربت کی لکیر ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے بہت کم ہے. اس کے نیچے 29% پاکستانی یعنی 7 کروڑ. اگر آپ ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن دیکھیں اور اس میں یہ اضافہ جو ہے وہ ایڈ کریں تو 52% پاکستانی غربت کے لکیر کے نیچے یعنی 13 کروڑ جو کہ انڈیا سے ڈبل, بنگلہ دیش سے ڈبل, سری لنکا سے 1/4. اور حیرت کی بات آخر میں اور بہت چیزیں, آپ ان امپلائمنٹ دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ سرمایہ کاری کا آپ نے خود کہا. اصلی چیز کہ یہ سب دیکھتے ہوئے وہ کون سا نظام ہے کہ غریب کو کہتا ہے کہ سیکریفائس کرو. میڈم چیف منسٹر 10,000 بلڈنگز پہ اپنا نام رکھنے کے بعد اپنے لیے گلف سٹریم G550 جہاز اور اپنے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے لیے 11 کروڑ کی 3 گاڑیاں, مہینے کا 7 لاکھ روپے پیٹرول, باقی کمشنر سینئر پولیس آفیسرز کے لیے. یعنی اس ٹائپ کا ایلیٹ نظام تو میرے خیال میں 200 سال میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے نہیں بنایا ہوگا جو کہ یہاں پہ بنا رہے. اس میں سے ایک بات کی تردید کر رہا ہوں, جھگڑا صاحب صرف وہاں پر ہے, کے پی میں کوئی ایلیٹزم کم ہے یا کوئی مطلب وہاں پر آسٹیریٹی چل رہی ہے یا نہیں؟ آپ کی اس پہ کینڈیڈ کے پی میں بہت چیزیں امپروو کرنے کی ہوں گی. ایک بات تو میں بتا دوں, کے پی میں ہمارا ویسے ہی کلچر نہیں ہے. میں 4 سال میں کبھی اپنی گاڑی کے آگے یا پیچھے ایک جو ہے وہ سیکیورٹی وہیکل نہیں چلایا. ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, کے پی وہ واحد صوبہ ہے جو کہ ابھی تک جس نے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں نہیں بڑھائی, جو آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک لحاظ سے ضروری ہے لیکن یہاں پہ سمبلزم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز, یہ غربت کا ڈیٹا ہی دیکھ لیں, سب سے زیادہ اضافہ سب سے زیادہ غربت نہیں, سب سے زیادہ اضافہ غربت میں پنجاب میں ہوا ہے 16.5 سے 23.3%. دوسرے نمبر پہ سندھ جہاں پہ 33% اضافہ ہوا ہے. پختونخوا 23%, بلوچستان 12%, نسبتاً اضافہ کم ہوا ہے. اور جب پختونخوا سے آپ فاٹا نکال دیں نا, کیونکہ فاٹا 72 سال جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ رہا ہے, تو پختونخوا کی غربت کی سطح سندھ سے کم اور تقریباً پنجاب کے برابر ہو جاتی ہے. That data also speaks for itself. Correct. یعنی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ these provinces are relatively better. یہ جو poverty کے حوالے سے جو اضافہ ہوا ہے, پچھلے 7 سال میں ان 2 صوبوں میں جو بیس لائن تھی اس سے سب سے کم جو ہے وہ اضافہ غربت میں پختونخوا اور بلوچستان میں ہوا ہے, اور سب سے زیادہ میڈم چیف منسٹر کے لاہور اور پنجاب میں ہوا. انٹرسٹنگ. اور اس پہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو احسن اقبال کا ڈیٹا, یہ ان کا اپنا ڈیٹا ہے, رائٹ. لیکن ایک اس پہ احسن اقبال صاحب کی ہی ایک ٹویٹ ہے, کیونکہ اس کا جو موازنہ تھا نا وہ 2018 سے آنورڈز تھا, تو اس پہ انہوں نے یہ الیج کیا تھا کہ وہ فلاڈ پالیسیز تھیں 4 سال کی پی ٹی آئی دور حکومت کی. آئی وڈ ریکویسٹ کہ اس کا آپ رسپونڈ اگلے اس میں ضرور کیجیے گا, ایٹ لینتھ آپ فرمائیے گا. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, ٹو یو پلیز, آپ بتائیں کہ یہ جو اب ہم ایک کوریلیشن بھی ڈرا کر رہے ہیں کہ سمت کس طرف ہے, مطلب ظاہر ہے آپ اس پہ جو اسٹیٹسٹیکلی آپ کا انالیسس ہے اور وہ بڑا لرنڈ ہے, سارا وہ ٹرمینالوجیز کے اوپر بھی مشتمل ہے, لیکن عام فہم زبان میں اتنا فرمائیں کہ اس وقت بھی آپ چونکہ ایک بہت اہم حصہ تھے پی ڈی ایم کا, جو جب یہ خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, ڈو یو ناؤ سی کہ ان ریٹروسپیکٹ وہی جو پالیسیز تھیں وہ آج کے بنسبت کچھ بہتر تھیں؟ اب آپ کو یہ لگتا ہے سر؟ جی, میں نے یہ پاورٹی کا ڈیٹا ٹویٹ بھی کیا ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کیونکہ اکثر یہ ٹویٹر پہ خاص طور پہ عام شہری بھی ٹویٹ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر اس میں جو ہے وہ پارٹیزن ٹرولز ہوتے ہیں. کچھ ان کو کوئی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو مسلم لیگ کی ہر چیز پسند ہوتی ہے, کوئی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کو عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی ہر چیز پسند ہوتی ہے. تو عمران خان کے لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا بگاڑ جو ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے, عمران خان کے جانے سے پہلے بعد ہوا ہے, اور جو دوسرے طرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا بگاڑ عمران خان نے کیا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پستگی کی طرف جا رہا ہے, آج سے نہیں جا رہا, 2 دہائیوں سے جا رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو 2014 میں انکم تھی اس سے آج کم انکم ہے. ریئل انکم کی بات کر رہا ہوں, یہ حکومت کا ڈیٹا جو احسن اقبال بھائی صاحب نے نکالا, اور ان کو مبارکباد ہے احسن صاحب کو کہ احسن بھائی نے یہ ڈیٹا بھی پبلش کیا, جو کہ ظاہر ہے کہ ان کی حکومت پہ ایک بری تنقید ہے. کیونکہ جو جیسا تیمور نے فرمایا کہ 4 سال سے تو جھگڑا صاحب نے فرمایا کہ 4 سال سے تو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں نا, تو اگر اب بھی آپ عمران خان کر رہے ہیں تو پھر آپ 4 سال سے کیا کر رہے ہیں؟
तो लेकिन हमारे यहाँ एक ये उसूल होता है कि सब लोग जो है वो पीछे वाले को बुरा कहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान एक गलत जगह पे फंस गया है। गलत पॉलिसीज की वजह से, गलत स्ट्रक्चर की वजह से गलत पॉलिसियां हो गई हैं और गलत पॉलिसी की वजह से गलत आउटकम्स हो गए हैं। और जब तक हम ये पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। जब तक हम पाकिस्तान की हुकूमत के पास वो या सियासत के पास वो इंसेंटिव नहीं देंगे जिससे बेहतर पॉलिसियां आ सकें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। 830 अरब रुपया आपकी हुकूमत की कंपनियों ने नुकसान किया है, आप उसका भी कोई जवाब दे देते हैं। आप कहते हैं कि 2018 में से लेकर आज जो है वो गरीब लोग बढ़ गए। आप 29.8% गरीब वो हैं जो कि 8,000 रुपये फी कस महीने भी नहीं कमा सकते, आप उसका भी जवाब दे देते हैं। आप कहते हैं 21 साल की सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका भी जवाब है किसी के पास। आप कहते हैं कि 47 साल की सबसे कम फॉरेन सरमायाकारी है, उसका भी कोई जवाब दे देते हैं। तो हर बात का जवाब तो सब दे सकते हैं, इमरान खान की पार्टी वाले भी दे सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी पार्टी वाले दे सकते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान पस्तगी की तरफ जा रहा है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, बांग्लादेश आगे निकल रहा है, श्रीलंका वगैरह तो बहुत आगे हैं। हम जो है वो आहिस्ते आहिस्ते पीछे जा रहे हैं। पिछले 6 सालों में नहीं, पिछले 2014 से आज तक जो है वो पाकिस्तान गरीब हो गया है। और इसमें हमारी गलत पॉलिसियां हैं और ये समझना पड़ेगा कि ये गलत पॉलिसियां गलत स्ट्रक्चर की वजह से हैं। पाकिस्तान की सियासत को आपने कैद कर रखा है। सिर्फ 2 खानदान हैं, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, जिसके लोग आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे ऋषि सुनूक जो था वो एक इंडिया के अंदर इंडियन ओरिजिन का बंदा, हिंदू बंदा, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर हमजा बन गए, वो मुसलमान लड़के बन गए। पाकिस्तान में वो दोनों वजीर आजम नहीं बन सकते थे, दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन है, क्योंकि वो ऋषि सुनूक की फैमिली भी गुजरांवाला से है। वो नहीं बन सकते थे पाकिस्तान में क्योंकि उनके शरीफ और भुट्टो खानदान से ताल्लुक नहीं था। एक इमरान खान अगर जो तीसरा बाहर का आदमी आया तो वो भी 10 साल 2010 से लेकर 2018 तक आदमी उसका हाथ उंगली से पकड़ के चली है, RTS बंद करवाए, पता नहीं क्या क्या करवाया, TLP को खड़ा करवाया, धरने करवाए, तब जाके वो इमरान खान को लेकर आए आर्मी। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान की आपने सियासत बंद कर रखी है। जिस तरह हम इलेक्शंस करवाते हैं वो फेयर भी नहीं होते। अभी जो मरियम साहिबा ने जहाज खरीदा है उसमें इतनी सीटें हैं कि पूरी मुस्लिम लीग जो 45 में जीती हुई है पूरी आ जाए फिर भी 2 सीटें बच जाएंगी। मतलब इंटरेस्टिंग क्या बोले आदमी। चले लेकिन पॉइंट इज तैमूर साहब भी हंस रहे हैं, लेकिन अभी पूछ लेते हैं राना साहब से भी। और आपने खान साहब को भी बताया कि थर्ड, आपने बताया ना कि थर्ड जी नहीं सामने तैमूर साहब तो खैर दिल में नहीं, वो बिल्कुल एक्सप्लिसिटली मुस्कुरा रहे हैं। तो जाहिर है कि तैमूर साहब तो खुद भी बेचारे जो थे वो 45-47 के क्या कहेंगे उसको, सताए हुए हैं, विक्टिम, जदगान विक्टिम। लेकिन गुजारिश ये है कि हमको अब एक दूसरे को ब्लेम करना काफी नहीं है। जाहिर है मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इज नॉट रियली कॉम्पिटेंट इनफ प्राइम मिनिस्टर, has not proven to be a competent enough prime minister to deliver growth in Pakistan. ये तो अब 4 साल से अगर नहीं कर सके तो फिर शायद मुश्किल ही हो, क्योंकि 4 बहुत दिलचस्प। यानी आप ये इतना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल अहमद से, और खास तौर पर जब हम मईशत पर बात कर रहे हैं कि आप चूंकि उनके उस वक्त यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर जब शहबाज साहब PTM1 में PM बने, एंड नाउ यू से कि ही हैज प्रूवन टू बी इनकॉम्पिटेंट। राना एहसान अफजल साहब, ब्रेक के बाद में तमाम इनके जवाबात चाहते हैं, बट स्टे विद अस नाज़रीन, क्विक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तो हमने बहुत एक फैक्ट बेस्ड और स्टैट बेस्ड हमने डिस्कशन की है। राना एहसान साहब इस ऑफ कोर्स उन्होंने चूंकि दोनों तरफ की तनकीद सुनी है। राना साहब प्लीज़ इसका जवाब आप तमाम क्या अगर फरमा पाएँ। ये एक्स्ट्रावेगेंजा, शाह खर्चियाँ, तैमूर झगड़ा साहब ने आज इस पर प्रेसर भी की, फिर वो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की कि वहाँ पर इसका एक ब्लैटेंट सा एक हमें मिसाल इन चीज़ों की नज़र आ रही है। फिर ये पॉवर्टी के फिगर्स तो अपनी जगह, जो कि मिफ्ता साहब ने भी तारीफ़ की है एहसन इकबाल साहब की कि उन्होंने ये रिवील किए हैं और ये कन्फेशन भी है, तो इस पर आपका कोई अगर डिफेंस हो कि क्यों है। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग चार्जशीट। और जुबैर साहब ने भी सिमिलर बात की है गवर्नमेंट बोरोइंग के बारे में, तो इफ़ यू कुड ऑल्सो प्लीज एनलाइटन अस ऑन दैट। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बोरोड ₹1.9 ट्रिलियन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग July-January period, a 5 times increase over last year. This despite more taxes on people. This means far less private sector borrowing, clearly showing poor investment climate.
higher borrowing from government means more interest payments by government. Finally, people will be made to suffer as a result of poor financial management. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की मीशत में 10,000 मसाइल हैं और आप उनको हमेशा प्ले आउट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है पाकिस्तान की मीशत की कि हम अभी 24वें IMF प्रोग्राम है, और IMF के प्रोग्राम में आप तब जाते जब एक मुल्क माशी तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में चला जाता है। और हम अभी 24वें प्रोग्राम में हैं और पहले 22 प्रोग्राम लगभग फेल हुए हैं, हम मुकम्मल नहीं कर सके। और हमेशा ये इन प्रोग्राम्स में जाने का मकसद ये होता है कि आप एक हाई ग्रोथ पे होते हैं 5-6% के, और आपका बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और फिर आप कोलैप्स कर जाती है आपकी इकोनॉमी। इसको बूम बस्ट कहते हैं। और इस बूम बस्ट में जाने की बार बार वजह से आपके मुल्क के अंदर गुर्बत भी बढ़ी है, लोगों की वेल्थ भी डिक्रीज हुई है, और इस साइकिल ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप इससे ज्यादा ग्रोथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो एक्सपोर्ट बेस उस तरह की नहीं है, आपकी एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। अच्छा, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, गुर्बत इस मुल्क में जो है वो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि ऐसा ग्रोथ रेट ना होना है कि जब आप इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं आप क्रिएट करेंगे इकोनॉमी के अंदर के जितने लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो आपकी गुर्बत की शरह हमेशा वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपको इतनी जॉब्स क्रिएट करनी है कि जो लेबर फोर्स आ रही है वो भी इंडक्ट हो जाए, बल्कि उसका सरप्लस हो, कि जो पूल है आपका अनएम्प्लॉयड लोगों का वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो। तो ये यहाँ हम पहुंचेंगे कैसे? देखिए, हमें जो मीशत मिली उसमें वही IMF के प्रोग्राम में जो पिछली हमारे से थी, और उसने उस प्रोग्राम को बहुत बुरे तरीके से तबाह किया और एक मुल्क क्राइसिस में गया। आज हम अभी इस हुकूमत को तो 2 साल हुए, लेकिन अगर आप देख लें कि इस हुकूमत ने क्या, और IMF क्या कहती है अभी, तो IMF कहती है कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। IMF कहती है कि आपका करंट अकाउंट जो है वो एक अच्छी जगह के ऊपर है, कंटेन्ड इन्फ्लेशन है और स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन है। तो इसका ये मतलब है कि जो कह रहे हैं शाह खर्चियां तो नहीं है, आप एक फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर हैं, आप तो प्राइमरी सरप्लस के अंदर हैं। तो ये वो सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो इस हुकूमत ने अचीव की है। आपका जो रिजर्व्स हैं वो बिल्डअप हो गए हैं, आपके ओवरऑल जो कह लें क्रेडिट रेटिंग्स थी, चाहे बैंक्स की हो, मुल्क की हो, मईशत की हो, डेट पेबिलिटी की हो, वो सारी बेहतर हो गई है। अब यहाँ मूविंग फॉरवर्ड क्या हम वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि हम बूम बस्ट साइकिल से बाहर निकल आएंगे और हम जो है एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे? तो बिल्कुल उस तरफ हमारी काविशें हुई हैं। हमने पॉपुलिस्ट फैसले नहीं किए। पॉपुलिस्ट फैसले जो करते रहे, पहले होते रहे, उसकी वजह से आपके जो है गर्जशी कर्जे बढ़े। हम तो गर्जशी कर्जों को कम कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। हम पावर सेक्टर के अंदर डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हमने PIA को प्राइवेटाइज कर दिया, वो जो खसारे होते थे वो रुक जाएंगे, अब आइंदा से वो जो लूप होल थे वो बंद होंगे। तो हम तो प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं, हमने राइट साइजिंग भी की, हमने PSW को बंद किया, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया, 5-6 वजारतें खत्म की। तो ओवरऑल ये देखें, ये स्लो प्रोसेस है, ये फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है कि अभी आप देखें कि हम 3.5% की ग्रोथ की प्रोजेक्शन है, कोई 4 कहता है, कोई 3.5 कहता है, लेकिन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खतरे की घंटी की तरफ नहीं है, इट इज वेरी मिनिमल है, यानी कि लेस देन $1 बिलियन के ऊपर है। तो हम समझते हैं कि हम जहां हमने स्टेबिलिटी अचीव की है, अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें चैलेंजेस हैं। आपका टैक्स रेट देखिए, मैं जी अगर ये स्टेबिलिटी, जी प्लीज गो अहेड। और ये सिर्फ इतना इजाफा कर दें, मिफ्ता साहब तो आप लोग हुकूमती कार्य खास में 7 काम कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि 4 साल में ये प्रूव हो रहा है कि गालिबन शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कॉम्पिटेंट। इतना बड़ा एलिगेशन, इफ यू कुड आल्सो आंसर दैट। कॉम्पिटेंट फॉर ग्रोथ, जिस मल्टीलैटरल जिसको कॉम्पिटेंट टू ग्रोथ ही कहते हैं, जी हाँ, उसके पास हम 24 दफा ठोकरें खा के बार ये मुल्क गया है, और आज उसकी अगर सरबराह कह रही है कि नहीं, इस दफा पाकिस्तान जो है वो बड़ा अच्छा कारकर्दगी अदा कर रहा है और उसकी तारीफ कर रही है, तो मेरे ख्याल से फिर जो लोकल हम लेवल के ऊपर एक दूसरे की तनकीद करें वो होती रहेगी, लेकिन जिससे हम मांगने जाते हैं, जब हम फंस जाते हैं, अगर वो कह रहा है कि पाकिस्तान अभी बेहतर तरीके से जो है चीजों को मैनेज कर रहा है, तो हमें उसको यकीन करना चाहिए। IMF इंडोर्स कर रहे हैं इन चीजों को। देखिए, अब इशू यही है कि हमारी एक्सपोर्ट बेस कैसे बढ़ेगी। IT सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है,
अल्हम्दुलिल्लाह 20% ग्रोथ है, लेकिन उसकी बेस छोटी है। सर्विस सेक्टर हमारा एक्सपैंड कर रहा है। चैलेंज हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का है। बिल्कुल वो नहीं तब तक परफॉर्म करेगी जब तक हम बिजली सस्ती नहीं करेंगे। हमने अभी बिजली सस्ती की, 18 सेंट से हम 12 सेंट पे ले आए। इसको मजीद हमारा सस्ता करने का अज़म है। टैक्स रेट बिल्कुल वहां है जहां बार बार एक चीज ये भी होती है राना साहब, इफ आई में खान साहब, ये प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक चीज सस्ती करते हैं लेकिन दूसरे उसी किसी और जगह पे वो महंगी कर दी जाती है, कोई दूसरी चीज ऑफसेट कर दिया जाता है, तो द एडवांटेज इज ऑफसेट एवरी टाइम। ये इस दफा भी हमने ऑब्जर्व किया। नहीं, अभी अगर आप देखें तेल की बात कर रही है कि तेल महंगा हुआ, तो तेल इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करता है। हमें तेल पे सियासत नहीं करनी चाहिए। तेल हम बनाते नहीं है, तेल इंपोर्ट करते हैं। जिस कॉस्ट पे वो आता है उसी पे हमने उसके ऊपर टैक्स लगा के या एफईडी लगा के बेचना है उसे आगे, तो उस पे हम सियासत नहीं कर सकते। बहरहाल देखें, जिधर जिधर आप खसारे थे उनको हमने कम किया है। हमने गर्जसी खसारों को भी कम किया है, चाहे वो बिजली के शोबे में हो। हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को भी कम किया है। हमने अपने एक्सटर्नल साइड को भी कम किया है। अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। ग्रोथ की तरफ हमने टैक्स रेट कम करने और उसके ऊपर हम आईएमएफ के साथ डेट लिमिटेशन का भी जो एक्ट है वो भी खत्म किया गया ताकि डेट लिमिटेशन कोई ना हो, जो पहले एक उस पे पार्लिमानी एक कैप था। इफ यू कुड मिफ्ता साहब, चूंकि उन्होंने आप ही की बात के ऊपर ये जवाब फरमाया है, आप इस बात से को इंडोर्स करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा अगर लेंडर ही हमारी तारीफ कर रहा है विच इज द आईएमएफ, तो कुछ तो अच्छा होगा ना, जैसे राना साहब फरमा रहे हैं। आईएमएफ पे हर दौर में हर हुकूमत की तारीफ की है। वो आईएमएफ की भी एक डिप्लोमेटिक वजह होती है, वो तो मजबूरी होती है उनके लिए। तो आईएमएफ क्या करे। लेकिन मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम चारों तो है ना, हम चारों के तो पेट भरे हुए हैं, हमको अगले खाने का मसला नहीं होता। लेकिन मैं दो लोगों की बात करना चाह रहा हूँ। एक राशिद अहमद है जिसके बारे में फरूख सलीम साहब ने लिखा है, और एक मोहम्मद इकबाल हैं, लाहौर में एक रेंटल कार चलाते हैं, जिसके बारे में 2-3 हफ्ते पहले फैसल बारी साहब ने लिखा था। मोहम्मद इकबाल जो है वो 60,000 रुपए महीने कमाते हैं। उनके 3 बच्चे हैं और एक बेगम है, और उनकी बेगम बीमार हो गई, वो कर्ज में डूबे हुए हैं और वो पैसे पूरे नहीं कर सकते। वो बेचारा अब लंच छोड़ता है, लंच नहीं कर सकता। राशिद साहब ने अपने एक बच्चे को स्कूल से निकाल लिया, उनकी 96,000 रुपए तनख्वाह है, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर सकते क्योंकि 29,000 रुपए का उनका बिजली का बिल हो गया जी। हमको ये सोचना चाहिए कि इस पाकिस्तान में मोहम्मद इकबाल और राशिद अहमद जितने लोग किस तरह पीछे जा रहे हैं। इसीलिए इस हुकूमत का कोई बयानिया नहीं बिकता है। इसीलिए हुकूमत की जो है ना, आप जो भी मैं स्टेटिस्टिक्स दे दूं, देखें वो सारी बेकार बातें हैं। क्योंकि मैं आपको बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स दे सकता हूं जिससे आपको दिखा सकता हूं कि मईशत का बहुत बुरा हाल है। मेरा भाई राना एहसान जो है वो कुछ ना कुछ चीजें ले आएगा जिससे बता देगा कि देखो ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, हो सकता है। बात यह है कि पाकिस्तानी गरीब हो रहे हैं। जो मेहनत कश पाकिस्तानी हैं, जो सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। और हम अगर इसको पाकिस्तान को इसी तरह चलाएंगे तो आप कुर्सियां बदल देंगे, शहबाज शरीफ को हटा के इमरान खान को ले आओ, इमरान खान को हटा के फिर शहबाज शरीफ को ले आओ, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेंगे, हम आपस में बहस करते रहेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम धरते रहेंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है जो नहीं हुए। पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर 2 पार्ट टैरिफ्स होते हैं, इस तरह की प्राइसिंग होती है, वो ये नहीं कर पाए। आप वेरिएबल कॉस्ट से 4 गुना महंगी बिजली बेच रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 20,000 मेगावाट बिजली का प्लांट बंद होता है, जो आपने लगाए थे, पता नहीं क्या सोच के, लेकिन आपने लगाए थे बिजली के प्लांट्स के चलेंगे, लेकिन बिजली नहीं बिक रही आपकी, इसलिए आपकी बिजली महंगी से महंगी हो रही। अभी जो आपने 4 रुपए ऑफ किए इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट को 4 रुपए ऑफ दिए और 100 अरब रुपए का हुकूमत को नुकसान हुआ, तो आपने 120 अरब रुपए का पाकिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख लोगों के मीटर पे पैसे बढ़ा दिए। जी, मैं यही अर्ज करी थी राना साहब से कि एक ऑफसेट हो जाता है ना, एक एस्पेक्ट पे कम होती है, कटौती होती है, तो दूसरा बढ़ जाता है। इसकी वजह ये है कि हम देखें, अब आप इन्होंने निचकारी 1 पैसे की नहीं की, एक पीआईए की जबरदस्ती करवाई गई है। वो भी किसने करवाई है वो सबको पता है कि पीछे वाले लोगों ने करवाई है, क्योंकि ये चाह रहे थे कि पहली मर्तबा की तरह फिर फेल हो जाए। और किसी भी, आज 4 साल हो गए, किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बहुत ये दिलचस्प इंकशाफ है। बहुत अहम बातें। और जी, एक एहसन इकबाल साहब ने जो जवाब दिया था ना मिफ्ता इस्माइल साहब को, उसको भी हम लोग जरा ऑन बोर्ड हैं। सिर्फ ये जिन हजरात का तस्करा किया मिफ्ता साहब ने, वो सिर्फ 2 नहीं, वो बहुत बल्कि मेजॉरिटी है हमारे मुल्क में, और उन्हीं की जाहिर है हम लोग बात करने पे मजबूर हैं। आफ्टर अ ब्रेक इंशाल्लाह।
جی ویلکم بیک ناظرین. تیمور جھگڑا صاحب, یہ اس ایلیگیشن کا آپ جواب فرمائیں. ابھی رانا صاحب نے بھی کہا آپ کے پاپولسٹ فیصلے بار بار نا جب بھی ہم یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ظاہر ہے وہ آپ کی اس بات پہ آ جاتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ وائلیشن اور پاپولسٹ فیصلے جس کی قیمت انہوں نے کافی سال سے بھگتی ہے. اور فار دیٹ میٹر ایون احسن اقبال صاحب نے جو رپلائی کیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو, انہوں نے بھی یہی کہا ہے, thank you Miftah Ismail for your acknowledgement. This is the 7-year scorecard since 2018. It is important to recall that from 2013 to 2018 PMLN government poverty was on clear declining trajectory, supported by macroeconomic stability, energy sector expansion, infrastructure and so on and so forth. And post 2018 however a combination of domestic and external factors reversed those gains. Period 2018-2022 was marked by policy inconsistency and economic mismanagement. دیکھیں یہ لاجیکل ہو نہیں سکتا نا. یہ لاجیکل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب رانا احسان خود کہیں کہ 25 میں سے 22 پروگرام پورے نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی تو زیادہ سے زیادہ ایک پروگرام کا ذمہ وار ہو سکتا ہے. پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے, جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں, وہ 1947 سے 2026 تک صرف 3 سال کی پیریڈ کی وجہ سے تو نہیں ہے نا. یہ پاور پلانٹس ہم نے نہیں لگائے تھے, یہ ڈسپوز کا ماڈل ہم نے نہیں لگایا تھا. اگر آپ 2013 سے 18 تک دیکھ لیں, مجھے یاد ہے میں اس وقت دبئی میں بیس تھا جب اسحاق ڈار کو ہٹایا گیا اور مفتاح اسماعیل کو فائنانس منسٹر لگایا گیا. خاقان عباسی صاحب واز دی پی ایم. تو آئی ریمبر ایز این آرڈنری سٹیزن کہ جس حد تک مفتاح اسماعیل صاحب اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اسحاق ڈار کے ڈالر کنٹرول کی پالیسیز کی تنقید کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی. اور اس وقت جو پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو کرائسس برو ہو رہا تھا وہ اسی لیے ہو رہا تھا کہ ان 5 سال میں بیسکلی یہ گروتھ کی سبسڈی اسحاق ڈار دے رہا تھا ڈالر کو 100 روپے پہ رکھ کے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھ لیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, بیکاز the first thing مفتاح اسماعیل did was انہوں نے روپے کو ڈیویلیو کیا. تو یہ پاپولسٹ فیصلہ ہوا یا نہ ہوا؟ سائیوال میں کول پلانٹ لگانا یہ ٹیکنیکل فیصلہ ہے یا پاپولسٹ فیصلہ ہے؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں. اور وہ جو آپ نے یلو کیب, یلو ٹریکٹر, یلو لیپ ٹاپ, یلو یہ پاپولسٹ. اچھا ہمارا سب پیٹرول اور ڈیزل جو آپ نے 150 پہ روک دیا تھا وہ پاپولسٹ تھا, جس پہ مفتاح صاحب نے بھی آ کے فوراً اس کو واپس کیا تھا نا. جی میں نے ایک بات کہی, ہمارے فیصلے بھی غلط ضرور بیچ میں تھے. یہ یاد رکھیں وہ بھی جو فیصلہ تھا پی ایم ایل این کے لوگ ہر روز جا کے کہتے تھے کہ جی پیٹرول کی قیمت 150 کیوں ہے, کم کرو کم کرو. میں مانتا ہوں کہ وہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہی کہتے تھے. جیسے ہی کیا خود سے جو ہے وہ پھر انہوں نے اس کی تنقید کرنا شروع کی. مفتاح صاحب کہتے تھے لیکن it took شہباز شریف 2 or 3 months to reverse the price. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھیں آگے آتے ہیں ایک چیز پہ. اگر ہم یہ باتیں ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے مسائل کا حل پیچھے دیکھنا نہیں ہے, آگے دیکھنا ہے. 4 سال ہو گئے, مجھے روڈ میپ بتا دیں. آپ حکومت کے کسی بھی شخص سے ملیں, وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے پاس گروتھ کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. کیونکہ جو سٹیبلٹی وہ بھی بتایا نا رانا صاحب نے, کہتے ہیں بوم بس سے ہم لوگ نکلنے والے ہیں. بوم بس سے کیسے نکلنے والے ہیں؟ یہ 3% سے کاغذ و فارم 45-47 کے علاوہ, کاغذوں کے علاوہ یہ گروتھ کیسے جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہوگی تاکہ عوام کی جو کمائی ہے وہ زیادہ ہو. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نا, پاپولسٹ فیصلوں کی ہم بات کریں یا دور اندیشی کی بات کریں, پاکستان کو سب سے بڑا ایشو نیشنل سیکیورٹی کا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارا انٹرنل ملیٹنسی کا ایشو ہے. پھر آپ دیکھ لیں ہمارے انڈیا سے ایک جنگ جو ہے وہ پچھلے سال جواب بھی ٹائم تھوڑا سا لیمیٹڈ. ایران میں اگر حملہ ہو جائے, کل اگر ایران سعودی یا یو اے ای یا قطر پہ میزائل رکھ لے تو جو آپ کی فورن ریمیٹنسز کی وجہ سے اکانومی چل رہی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, دا پوائنٹ از کہ جو معیشت کی سمت ٹھیک کرنی ہے اور اس کے ساتھ جو گورننس کا ماڈل ٹھیک کرنا ہے, اس کا حل یہ ہائبرڈ نظام نہیں ہے. اور آپ کرائسس کو کم کرنے کے بجائے کرائسس کو بڑھاتے ہیں. ایک بات کہنے دیں کیونکہ وہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک مثال لے لیں, عمران خان کی صحت, اس کا سمپل آنسر ہے عمران خان کے ڈاکٹر کو ملاؤ تاکہ اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو غلط بیانی کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے. کریکٹ. رانا صاحب شارٹ اینڈ سویٹ اور روڈ میپ انہوں نے بار بار مانگا ہے آپ سے. دیکھیں روڈ میپ ایکسپورٹ کو بڑھا کے یہ ملک کرائسس سے نکلے گا. ابھی اگر افغانستان کا بارڈر ہم نہ بند کرتے
تو ایکسپورٹس میں ڈپ نہ آتا. ہماری سینٹرل ایشیا اور افغانستان کو تقریباً 4-4.5 ارب کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں, جو کہ آبویسلی ایک نیشنل لیول پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے, تو ورنہ یہ ڈپ بھی آپ کو نہ نظر آتا. نمبر 1. نمبر 2, ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے. ہم نے ابھی نیشنل ٹیرف پالیسی اناؤنس کی ہے. را مٹیریل انٹرمیڈیٹ گڈز پہ 0 ٹیرف ہو جائے گا, جس سے ایک ایکسپورٹ ایکو سسٹم کو بہتری ملے گی. ہم نے ایکسپورٹرز کا ٹیکس ریٹ اگلے بجٹ میں کم کرنا ہے. ہم نے بجلی جو ہے وہ 16 سینٹ سے 11 پہ لے کے آئے ہیں, اس کو مزید کم کرنا ہے. ہم ان کی جو سود کی شرح تھی ری فائنانس ایکسپورٹرز کے لیے جو تھا وہ 7.5% سے ہم 4.5% پہ لے کے آئے. ہم فردر ابھی ہم نے رائس والوں کو جو ہے, اور یہ جو عام آدمی کی حالت زار کا سر ذکر کیا رانا صاحب, مفتاح صاحب نے, اس کا بھی جواب فرما دیں, وہ کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ کس چیز کا؟ عام آدمی, the common man, اس کی حالت زار کا جو کامن مین. دیکھیں, جو راشد اور احمد کی بات کی, مصطفیٰ صاحب نے درست بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے ابھی کرائسس سے نہیں نکلا. وہ تب نکلے گا جب یہ ملک سسٹینیبل گروتھ پہ ہوگا اور بوم بس سے باہر نکلے گا. اسی کے لیے سارا کام ہو رہا ہے, اسی کے لیے ہم پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, اسی کے لیے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے, کیونکہ جب یہ کچھ ہوگا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا. جب امپلائمنٹ جنریٹ ہوئے گی تو عام ریلیف ملے تو وہ پاورٹی فگرز میں آپ کے ریفلیکٹ ہونا چاہیے, وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ اس کا پلیز شارپ جواب آ جائے رانا صاحب. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جب تک 5-6% کے گروتھ ریٹ پہ نہیں جاتے تو تب تک جو ہے وہ آپ کے ایٹ جو ہے لوور لیول پہ آپ کو فرق نہیں محسوس ہوگا. جب گروتھ آپ کی 4-5% پہ ہوگی تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. رائٹ, رننگ آؤٹ آف ٹائم ناظرین, ورنہ یہ بہت نیور اینڈنگ سی گویا بات ہے. انشاءاللہ کسی اور نشست میں ضرور وی پلان ٹو ٹیک اٹ فردر. تھینک یو ٹو ایوری ون. اللہ حافظ.